नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला के अंतर्गत हमने अंतिम लेक्चर में देखा था कि किस तरह से भारतीय संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाता है, किसके लिए? भारतीयों के लिए। ठीक है, अंतिम तौर पर हमने देखा था कि आखिरकार 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को जो है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान जो है बनके तैयार हो जाता है। किसके द्वारा? भारतीय सभा के द्वारा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाएगा। कब? 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पे बात करें तो केवल 15 आर्टिकल, कितने? 15 आर्टिकल होंगे, वो आपके इस दिन लागू किए जाएंगे। इनमें से आपके जैसे मान के चलो 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा और भी आपके आर्टिकल जैसे 324 हो गया। ठीक है, ये आर्टिकल जो थे आपके कब लागू किए गए? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होगा, तो हमने आपको एक इसके पीछे स्टोरी भी बताई थी आपको कि 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से लागू। पूर्ण रूप से लागू का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से लागू मतलब ये आपका जो आपके पूरे 395 अनुच्छेद थे या फिर आर्टिकल थे, उनको कंप्लीट रूप से लागू कब किया गया था? तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो आप फिर क्या हुआ दोस्तों, इसके पीछे क्यों, रीजन क्या था, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था कि क्या हुआ था। यहाँ पे आपका 31 दिसंबर 1929 की हमने आपको एक तारीख बताई थी। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, लाहौर शहर में, कहाँ पे? लाहौर, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान में आता है। वहां पे क्या हुआ था कि रावी नदी के तट पर जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा तिरंगा फहराया गया था और उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि आने वाली 26 जनवरी 1950 को हम 1930 को हम क्या करेंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उस टाइम पे हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकी, तो आगे उस तारीख को यादगार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अपना जो संविधान सभा जो हमारा लागू होने वाला था 26 नवंबर 1949 को, उसको पोस्टपोन करके कब किया गया फिर? तो वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 का दिन है आपका, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जो नवंबर वाला दिन है दोस्तों, इसको विधि दिवस, क्या? विधि दिवस, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं संविधान दिवस। तो यदि आपसे पूछे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 26 नवंबर सिलेक्ट करना है, ना कि आपको 26 जनवरी। 26 जनवरी जो है वो आपकी किस रूप में मनाई जाएगी? तो वो मनाई जाएगी गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, गणतंत्र दिवस। ये सारी कहानी जो है दोस्तों मैं आपको अंतिम लेक्चर में बता चुका हूं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब क्या हुआ कि हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया। ठीक है, यहां पे आप एक डेट और याद रखिए, इससे पहले क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू किया जा रहा था, तो उससे पहले एक तारीख आती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन दोस्तों क्या हुआ था, जब हमारी संविधान सभा जो थी वो जब संपूर्ण यानी एक पूर्ण रूप से अपना संविधान लागू करने जा रही थी, तो उससे 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे 3 चीजें, कितनी? 3 चीजें यहाँ पे अपनी घोषणा की गई थी। सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति, यानी हमारे देश का राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि चूंकि हमने क्या अपनाया है, एक गणतंत्र भारत को अपनाया है। यानी अगर हम बात करें शासन व्यवस्था की, तो हमने कौन सी प्रणाली को अपनाया है? गणतंत्र प्रणाली को अपनाया है, जो कि अभी हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो गणतंत्र की जो प्रमुख विशेषता होती है वो क्या होती है कि आपके राज्य का एक प्रमुख होना चाहिए। तो वो प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति के रूप में होगा। और राष्ट्रपति आपके कौन उस टाइम पे नियुक्त किए गए थे? वो किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद दूसरी चीज बात करें तो राष्ट्रगान की, कौन? राष्ट्रगान के रूप में दोस्तों किसको मान्यता मिली? तो वो मिली आपकी जनगण मन को, जनगण मन, जो कि आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात करेंगे तो वो होगा आपका राष्ट्रगान, सॉरी राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत के रूप में किसको? वंदे मातरम। ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें याद करनी है। इससे पहले हमने आपको एक चीज और बताई थी, एक तारीख बताई थी आपको, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किसको मान्यता मिली थी? तो हमारा जो तिरंगा है उसको मान्यता मिली थी। तो यदि आपसे इन चारों क्वेश्चन में से कोई भी पूछ ले कि राष्ट्रपति की जो सबसे पहले जो घोषणा की गई थी
किसकी की गई थी? राजेंद्र प्रसाद जी की गई थी। कब की गई थी? तो वो आपकी की गई थी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान की पूछ रहे तो वो कब की गई थी आपकी? वो भी 24 जनवरी 1950। इसी प्रकार राष्ट्रगीत का भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं अपने भारतीय संविधान से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। ठीक है, अब अपन को पढ़ना किस क्रम में, आप पहले वो समझ लीजिए। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान से संबंधित कुछ आपके तथ्यात्मक प्रश्न हैं, जहां से आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे भारतीय संविधान की आखिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्या हुआ था जब भारत संविधान बन रहा था, तो हमने आपको बताया था कि भारत का संविधान बनाते समय कम से कम 60 देशों का जो संविधान है उसका अवलोकन किया गया था, और जिस संविधान में से हमको जो चीज अच्छी लगी वो चीज हमने अपने भारतीय संविधान में डाल दी। तो हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से देश से, यानी प्रमुख यदि देखें तो हमारे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या रहेंगे, कहां कौन से देश से कौन सी चीजें यहाँ पे प्रावधान लिए गए हैं, तो उन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम देखेंगे कि अब हम क्या करते हैं कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया, कब? 26 जनवरी 1950 को, मतलब अब जो है भारत के लोग जो है अपने ऊपर शासन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आखिर भारत में जो शासन प्रणाली को अपनाया गया है वो किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके साथ हम देखेंगे कि जो अपनी शासन प्रणाली अपनाई गई है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी बात की जाए तो अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली चलती है, ब्रिटेन में कौन सी चलती थी, और भारत में कौन सी शासन प्रणाली ली है, तो उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद जो आपका अगला लेक्चर होगा फिर उसमें हम क्या करेंगे, वहां से हमारा शुरू होगा सही भारतीय संविधान, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारतीय प्रस्तावना को पढ़ेंगे, और प्रस्तावना के बाद दोस्तों फिर हम शुरू करेंगे अपने आर्टिकल्स। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्रमबद्ध तरीके से भारतीय संविधान के संपूर्ण जितने भी आपके अनुच्छेद होंगे उनको हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, तो कुछ अपन फैक्ट की बातें करें भारतीय संविधान को लेकर। ठीक है, तो संविधान सभा का जो सफर था वो हम आपको अभी तक का बता चुके हैं। तो आपको अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग ये चीज बता सकते हैं कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा की जो पहली बैठक की गई थी दोस्तों वो कब की गई थी, हमने आपको बताया था वो आपकी की गई थी 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946। आप 9 दिसंबर 1946 को जो है वो आपकी प्रथम बैठक की गई थी, प्रथम बैठक। तो यहां से लेकर के यहां तक आप देखेंगे तो कितने दिन होते हैं, आप चाहे तो कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहां तक आएंगे आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी भारतीय संविधान को बनाने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब भारतीय संविधान हमारा टाइम कितना लगा, ये आपका टाइम हो गया। अब दूसरी चीज होती है, भारतीय संविधान जो हमारा लिखा गया था वो मूल रूप से दोस्तों किस में लिखा गया था, तो वो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, बाद में इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और साथ ही साथ दोस्तों ये आपका हस्तलिखित था। हस्तलिखित का मतलब कि उस टाइम पे क्या हुआ कि भारतीय संविधान को ना तो प्रिंट करवाया गया था, ठीक है, जैसे कि आज हम देखते हैं कि अपन को कोई चीज़ लिखनी है तो अपन उसको कंप्यूटर में टाइप कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारा जो मूल रूप से भारतीय संविधान होगा वो टाइप नहीं है, उसको हाथ से लिखा गया था। और वो हाथ से लिखने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वो कौन थे, वहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो वो थे आपके प्रेम बिहारी रायजादा। कौन होंगे आपके? प्रेम बिहारी रायजादा जो है दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, पूरे संविधान को हस्तलिखित किया था। और वो भी किया था किस शैली में बात करें तो वो किया था इटैलिक शैली में। इटैलिक शैली क्या होती है? तो इटैलिक शैली क्या होती है, आपके लिखने का तरीका होता है। जैसे आप मोबाइल में यूज करते होंगे, आप मोबाइल में एक ऑप्शन देखते होंगे कीबोर्ड जब भी आज यूज करते हैं तो वहां पे इटैलिक शैली एक ऑप्शन आता है, बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, ठीक है, इसी अंडरलाइन भी आता है। इसी प्रकार से आपको वहां पे जो इटैलिक शैली दिखती है लगभग उसी शैली में क्या हुआ था, हमारा भारतीय संविधान लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है, अगली इंपॉर्टेंट चीज, आपने भारतीय संविधान का कभी पेज देखा होगा, आपका जो मूल रूप से पेज है, या फिर आपने कभी नहीं देखा होता आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। आपने यदि प्रस्तावना का भी पेज देखा होगा तो उसमें क्या है कि बीच में हमारी ये प्रस्तावना लिखी है, ठीक है, इसके आसपास क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिजाइनिंग की गई है।
इस तरीके से यहाँ पे क्या है डिजाइनिंग की गई है, काफी सुंदर डिजाइनिंग है, आप इसको जरूर देखिएगा। तो ये जो डिजाइन है दोस्तों, ये डिजाइन किसके द्वारा की गई है, तो इसके हम बोलते हैं, इसकी जो रूपरेखा या फिर जो प्रारूप, आसपास का जो प्रारूप तैयार किया गया था, पेज का जो प्रारूप होता है, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं डिजाइनिंग, तो वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो उसके लिए आपके दो व्यक्तियों के नाम आएंगे दोस्तों यहाँ पे। एक होगा आपका कौन, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, और एक इन्हीं के शिष्य थे आपके जिनका नाम क्या होगा, तो वो होगा राम मनोहर सिन्हा। आपको ये तीन नाम कम से कम याद रखने हैं, और इसमें से भी आपको राम मनोहर सिन्हा जो है खास तौर से याद रखना है। क्यों, क्योंकि जो राम मनोहर सिन्हा थे दोस्तों, वो आपके जबलपुर से संबंधित थे, ठीक है, और जबलपुर से संबंधित है मतलब आपके मध्य प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। वहां सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम मनोहर सिन्हा जो थे वो किस शहर से संबंधित थे, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है किस राज्य से संबंधित थे, तो आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से उनका संबंध था, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज और देखते हैं अपन, हमारे संविधान में जो मुहर का प्रयोग किया गया था, किसका, मुहर का जो प्रयोग किया गया था, उसके रूप में किसकी मुहर लगाई गई थी, तो उसके रूप में हाथी की मुहर लगाई गई थी। किसकी क्या होता है, मुहर क्या होती है, आप देखते हो, जैसे आप मान के चलो यहीं पे सिग्नेचर करते हो, आप उसको टेस्ट करते हो, सील लगाते हो, तो उस सील में दोस्तों किसका प्रयोग किया गया था, तो उस सील में हाथी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब क्या होता है दोस्तों, आगे की चीज देखें। अब इसके बाद जब हमारा भारतीय संविधान जब लागू होगा तो हम देखेंगे कि मूल रूप से भारतीय संविधान में आखिर कौन कौन सी चीजें थी, या फिर उसके अंदर क्या क्या मटेरियल था, ठीक है। तो भारतीय संविधान की जब लागू हो रहा था, तो उस समय बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद थे उस समय 395, यानी 395 अनुच्छेद आपके कहाँ थे, भारतीय संविधान में थे, जो कि हमने आपको बताया था कि 395 अनुच्छेद के साथ ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होगा। क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। साथ ही अनुसूची की बात करें, हालांकि अनुसूची क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। अनुसूची की बात करें, अब यहाँ पे आप इतना याद रखना कि केवल अनुसूची एक वर्ड होता है, ठीक है, और अनुसूचियों की संख्या जो थी हमारे मूल संविधान में वो थी 8। भाग कितने थे, तो भाग थे आपके 22, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या हुआ, एक प्रस्तावना भी थी, एक प्रस्तावना। तो ये आपके संविधान के इतने पार्ट थे। क्या पार्ट हो जाएंगे, एक आपकी प्रस्तावना हो जाएगी, अनुच्छेद आपके 395 हो जाएंगे, अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूचियां रहेंगी, और भाग कितने रहेंगे, 22। अब वर्तमान में दोस्तों यदि बात करें तो वर्तमान में आपके 450 लगभग अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं। किस तरीके से देखने को मिलते हैं, यदि बात की जाए तो मूल रूप से जो अनुच्छेदों की संख्या है वो आपकी 395 ही रहेगी, ठीक है। आप 396 नाम का कोई अनुच्छेद भारतीय संविधान में नहीं पढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 396 के तहत, नहीं, आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 395 तक। लेकिन क्या हुआ कि समय समय पर, जैसा कि पता है कि हमारे भारतीय संविधान में क्या होता है, समय समय पर संशोधन किए जाते हैं, तो उन संशोधन के द्वारा यहाँ पे नए संविधान, हमारे नए अनुच्छेद यहाँ पे ऐड किए गए। इस प्रकार से हमारे जो भारतीय संविधान अनुच्छेद की संख्या वो 450 हो गई है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसा देखें, जैसा कि हमने आपको अंतिम लेक्चर में बताया था, जैसे मान के चलो आप रिसेंटली एग्जांपल देखें तो आपको एक अनुच्छेद पता होगा, आर्टिकल 16, जो कि आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या बोलता है आर्टिकल 16, वो अपन आगे चल के देखेंगे। अभी आप इतना याद रख लें कि आर्टिकल 16 जो है मूल अधिकार से संबंधित आपका एक क्या है, आर्टिकल है। और आपको पता होगा कि रिसेंटली इसमें क्या किया गया था, तो 16(6) ये नाम का एक अनुच्छेद जोड़ा गया, यानी 16 के आगे इसका और एक्सटेंशन किया गया, और 16(6) एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत हमें EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसको क्या किया गया था, 10% जो है आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पे अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है, 450। अनुसूची की बात करें तो, अनुसूची की वर्तमान में बात करें तो वो हो जाएंगी आपकी 12। कौन कौन सी अनुसूचियां होंगी वो हम देखेंगे। भाग की इस बात करें तो भाग भी आपके मूल रूप से ध्यान रखना दोस्तों 22 ही रहेंगे, लेकिन उसमें जिस प्रकार से यहाँ पे 16(6) जोड़ा गया, इसी प्रकार आपके बात करें जैसे आपका 4A जोड़ा जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से आपके और भी भाग जोड़े गए, और आपके जो भाग की संख्या हो जाएगी अब हो जाएगी 24। तो ये आपकी जो है वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि भारतीय संविधान में आखिर क्या क्या शामिल है,
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद यहां तक समझ में आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कभी कभी एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी तक यानी वर्तमान में देखें तो वर्तमान में आज की कंडीशन तक भारतीय संविधान में कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। हालांकि संविधान संशोधन क्या होता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, वो भी हम देखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि हमारे संविधान में 104 जो है आपके संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे भारतीय संविधान। ये हमारे कुछ फैक्ट थे जो आपको भारतीय संविधान के बारे में जनरली पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अलावा जो भी फैक्ट है वो आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो क्या होंगी। तो भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को भी देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को देखेंगे कैसे, या फिर इससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। क्या होता है, अब क्या होता है दोस्तों, एक ये आपकी जितनी भी चीजें थी भारतीय संविधान से संबंधित हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ। अब भारत का यानी जो भारत के लोग थे एक तरीके से उनको स्वराज मिल चुका था। मतलब अब उनके पास एक गाइडलाइन आ गई थी कि आप इस गाइडलाइन के थ्रू क्या करेंगे, स्वराज को प्राप्त करेंगे। मतलब भारत के लोगों पर अब किसका शासन किया जाएगा, तो भारत के लोगों पर भारत का ही शासन किया जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है शासन की। आखिर शासन क्या होता है ये हम बता चुके हैं आपको, लेकिन शासन में भी भारत ने कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, संविधान लागू हो चुका है, संविधान में ही हमारी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी नियम कानून होगा वो हमारे संविधान से बढ़ के नहीं होगा। तो हमारे संविधान ने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया है उसकी हम बात करते हैं। तो हमने आपको शासन के दोस्तों पहले 3 प्रकार बताए थे। एक आपको बताया था धर्मतंत्र, एक बताया था राजतंत्र, एक बताया था लोकतंत्र। तो हमने वहां पे क्या अपनाया था, लोकतंत्र को अपनाया था। क्या अपनाया था वहां पे, लोकतंत्र को अपनाया था। लोकतंत्र क्या होता है वो भी आपको बता चुके हैं, या फिर आने जो आपकी प्रस्तावना पढ़ेंगे वहां पर भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे कि शासन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो शासन में देखेंगे कि राजनीतिक प्रणाली के आधार पर शासन को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजनीतिक प्रणाली के आधार पर हम देखेंगे दोस्तों शासन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, मुख्यतः 2 भागों में। पहला होगा आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली, दूसरा होगा आपका संसदीय शासन प्रणाली। कौन कौन सी, 2 प्रकार की होगी। पहली होगी संसदीय और दूसरी होगी, या फिर इसको बात करें संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। और दूसरी आपकी क्या होगी, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। आपको यहाँ पे ज़्यादा अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, और बाकी की अपनी जो संसदीय शासन प्रणाली है इसको अपन ब्रीफली इसको काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम संसद व्यवस्था को भी पढ़ेंगे कि आखिर संसद व्यवस्था क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली को जो है दोस्तों किसने अपनाया है, यहाँ पे भारत ने अपनाया है। और किसकी तर्ज पर अपनाया है, तो वो अपनाया है ब्रिटेन की तर्ज पर। क्योंकि ब्रिटेन में भी दोस्तों क्या चलती है, संसदीय शासन प्रणाली चलती है। ठीक है, लेकिन वहां पे जो ध्यान रखना दोस्तों, वहां पे क्या है, राजतंत्र जो है, क्राउन का शासन आज भी चलता है, लेकिन वो किसके अधीन कार्य करता है, तो वो करता है संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। तो हम देखते हैं यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली समझने से पहले आपको एक चीज और समझा देते हैं, जो है आपके शासन के अंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोस्तों अब क्या देखने वाले हैं कि आखिर शासन के कौन कौन से अंग होते हैं। आपको मान के चलो शासन करना है, या फिर मान के चलो भारत का संविधान बन चुका था, अब भारत को क्या करना था, उस पर शासन करना था। किस पर, अपने ऊपर। तो शासन किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो वो किया जाएगा संविधान के अकॉर्डिंग। तो शासन की यदि बात करें तो शासन में आपको 3 अंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला होगा आपका बात करें तो विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका सबसे पहले बात करते हैं। विधायिका या फिर इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर।
इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर, ठीक है। और ये होता है आपका जुडिशरी, ठीक है। तो विधायिका की बात करें दोस्तों, विधायिका का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, तो उसका काम होता है विधि निर्माण करना। क्या काम करना? विधि निर्माण। किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अकॉर्डिंग या संविधान के अनुसार, ठीक है। तो यहां पे आपकी विधायिका का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? विधायिका का प्रमुख कार्य होगा विधि निर्माण करना। और विधि को ही अपन दोस्तों यदि समझ इसको बोले तो इसको बोला जाता है रूल्स, यानी आपको कौन कौन से रूल बनाने हैं, या फिर इसको बोला जाता है कानून, ठीक है। रूल्स बोलो या फिर इसको कानून बोल लो। तो विधि का मतलब होता है कानून, मतलब भारत में जो लोग रहते हैं उन लोगों पर शासन करने के लिए कानून कौन बनाएगा? तो वो कानून बनाएगी आपकी विधायिका। और विधायिका में कौन आता है दोस्तों? तो विधायिका में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि आपकी विधायिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है आपकी संसद। संसद क्या करती है? यहाँ पे विधि का निर्माण करेगी, ठीक है। लेकिन विधि का निर्माण कैसे करेगी? तो वो करेगी संविधान के अनुसार, ठीक है। आपको शासन के अंग में इतना याद रखना है, विधायिका, विधायिका मतलब विधि का निर्माण करना, यानी कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है ये जो कानून बनाए गए हैं दोस्तों, क्या हुआ? विधायिका ने क्या बनाया? कानून बनाया। इन कानून को लागू करना, यानी आपके जो कानून बनाए गए हैं या फिर जो विधि बनाई गई है उस विधि को लागू करना, लागू करना, ठीक है। तो विधि को लागू करने का कार्य किसका होता है? वो होता है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटर का, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे? आपकी जो विधि बनाई गई है, आपके जो कानून बनाए गए हैं, उन कानून को कौन लागू करेगा? तो उन कानून को लागू करवाएगा आपकी कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका क्या होती है ये अपन आगे चल के भी पढ़ेंगे, या फिर अभी जो अपन देखेंगे इसके अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। अगला होता है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है? तो न्यायपालिका की भूमिका रहती है कि अब यहाँ पे जो विधि का निर्माण किया गया है या फिर जो विधि को लागू किया जा रहा है, क्या इस विधि का निर्माण संविधान के अनुसार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो इसका काम होता है दोस्तों ये चेक करना कि आप जो विधि बना रहे हो वो विधि संविधान के अनुसार बनी है या फिर नहीं बनी है। या फिर जब भी दोस्तों ध्यान रखना, दो पक्ष में कभी विवाद होता है तो वहां पे आपकी कौन भूमिका निभाती है? वहां पे निभाती है न्यायपालिका, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से न्यायपालिका का कार्य जो होता है वो क्या होता है? संविधान का संरक्षण करना। संविधान का संरक्षण दोस्तों कब हो सकता है? जब जो विधि बनाई जा रही है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, यदि उसका निर्माण संविधान के अनुसार होगा तो ही हम बोल सकते हैं कि कानून का संरक्षण किया जा रहा है। तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? एक तो होता है न्याय करना और दूसरा होता है आपका संविधान का संरक्षण, संविधान का संरक्षण। मतलब ये चीज चेक करना कि क्या जो संविधान का जो नियम बनाए जा रहे हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। यदि ध्यान रखना दोस्तों, यदि हमारी भारतीय व्यवस्था में क्या है कि यदि कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसको रद्द भी कर सकती है। आपने कई सारे एग्जाम्पल इसके देखे भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि न्यायपालिका के आखिर कौन कौन से अंग होते हैं। अब हमने पढ़ना था दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली की। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है दोस्तों? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो कौन, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होती है? विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। मतलब आपके जो विधि निर्माण करने वाले व्यक्ति होंगे या फिर जो विधि निर्माण करने वाले संसद होंगे, जो कि आपकी संसद भवन में बैठते हैं, वहां पर जो संसद में सदस्य बैठेंगे वो आपके अलग होंगे, और आपके जो एग्जीक्यूटर का काम करेंगे, जो आपकी कार्यपालिका का काम करेंगे, वो आपके सदस्य कौन होंगे? अलग होंगे। यदि हम बात करें दोस्तों, ये व्यवस्था कहाँ पे अपनाई जाती है? तो ये व्यवस्था अपनाई जाती है आपकी अमेरिका में। अमेरिका में जैसा कि आप देखते होंगे दोस्तों, दो चीज होती हैं, एक होता है आपका एग्जीक्यूटर, एक होता है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। एक होता है आपका एग्जीक्यूटर, एक होता है आपका लेजिस्लेचर। तो दोनों में क्या होता है? दोनों में दोस्तों यहाँ पे पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है यहाँ पे? पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। इसकी यदि दूसरी इंपोर्टेंट बात करें तो वो होती है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, यानी इसमें दो व्यक्ति होंगे, एक कानून बनाएगा और दूसरा उसको लागू करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? कानून का निर्माण करने वाला व्यक्ति अलग होगा और लागू करने वाला व्यक्ति अलग होगा। दोनों व्यक्ति एक नहीं होंगे।
ये आपकी कहलाती है पृथक्करण का सिद्धांत। मतलब कार्यपालिका और विधायिका, और बात करें तो न्यायपालिका, इनमें क्या होता है, न्यायपालिका तो अलग ही स्वतंत्र ही रहती है ज़्यादातर जगह, लेकिन जो बात होती है वो होती है कार्यपालिका और विधायिका में। तो विधायिका और कार्यपालिका में दोनों क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के सदस्य अलग अलग होते हैं, दोनों में पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो अपनाया जाता है। किस तरीके से, तो हम बात करें। और हाँ, दूसरी इसकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, कौन, राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है वो यहाँ पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसका क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो दोस्तों यहाँ पे वास्तविक कौन होगा, यहाँ पे जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका, यहाँ पे इसकी जो वास्तविक सत्ता बोले या फिर जो वास्तविक सत्ता का केंद्र जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति जो होती है वो किसके हाथ में होगी, वो होगी आपकी राष्ट्र अध्यक्ष के हाथ में। जैसे हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, अभी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कौन होगा दोस्तों, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप होगा। और हम जानते हैं कि वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्शन करवाए गए थे वो किस रूप में करवाए गए थे, प्रत्यक्ष रूप में करवाए गए थे। उससे पहले हम बात करें तो उससे पहले आपके राष्ट्रपति के, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका, सॉरी नाम याद नहीं, जॉर्ज बुश, मतलब जॉर्ज बुश ही थे उससे पहले, तो जॉर्ज बुश हो गए। ठीक है, और जितने भी राष्ट्रपति वो हुए हैं उनका क्या हुआ है दोस्तों, वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है। लेकिन वहीं हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली में, तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटर। मतलब आपकी विधायिका और कार्यपालिका ये क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो सदस्य आपके विधि निर्माण के लिए यहाँ पे सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं आपके, यानी विधायिका के रूप में जो कार्य करते हैं, वही सदस्य जब आपकी जब संसद जो आपकी संसद भवन है जब वो मतलब जब वो आपका कार्य नहीं कर रहा होता है तो उन्हीं के कुछ सदस्य दोस्तों आपके कार्यपालिका के कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान के चलो सबसे अच्छा एग्जांपल, ये व्यवस्था को आप सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं भारतीय शासन प्रणाली के तहत। क्या होता है कि हम देखते हैं, आपने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं कौन है इस टाइम पे, नरेंद्र मोदी। कौन है आपके, नरेंद्र मोदी। तो आप नरेंद्र मोदी को दो भूमिका में देखते होंगे। कैसे, सबसे पहले आप देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी, यानी जब हमारे यहाँ पे बात करें कोई भी जब एक बिल पास होता है, या फिर बात करें जैसे 370 को लेकर जो बिल पास किया गया था, वो जो बिल पास किया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था, बात करें तो उस टाइम पे अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। और वहां पे बात करें तो नरेंद्र मोदी भी आपके संसद भवन में बैठे हुए थे। मतलब नरेंद्र मोदी के द्वारा भी वहां पे क्या हुआ था, वहां पे मतदान किया गया था, या फिर वहां पे कोई प्रस्ताव जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा भी रखा जा सकता है। मतलब ये जो व्यक्ति होंगे आपके कौन, नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, आप इन्हीं को देखते हो, यही आपके कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। कार्यपालिका मतलब जैसे कोई नीति लागू करनी है, ठीक है, जैसे रेलवे हो गया, आप मान के चलो रेलवे क्या है, एक आपका मंत्रालय हो गया। ठीक है, रेलवे मंत्रालय के अधीन जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, आपके रेल मंत्री। जो रेल मंत्री हैं वर्तमान में वो आपके क्या करेंगे, आपकी संसद भवन से बाहर आके रेलवे के जितने भी काम होते हैं, या फिर मान के चलो परिवहन के जितने भी काम होते हैं वो आपके कौन करेंगे, मंत्री करेंगे। और जब आपकी संसद भवन चल रही होगी, जब आपका संसद सत्र चल रहा होगा, तो वही मंत्री आपके संसद भवन में बैठकर क्या करेंगे, विधायिका का कार्य करेंगे। यानी विधि का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा और उस विधि को लागू भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई दोस्तों। ये आपकी होती है संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे दूसरी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी विशेषता होती है वो होती है कि यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, कौन, राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का होता है। क्या होता है आपका, नाम मात्र का। नाम मात्र का मतलब किस तरीके से, तो आप देखते होंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, कौन, भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, नाम मात्र का। कहने को तो वो राष्ट्र का प्रमुख है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर कार्य करता है, तो वो करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और मंत्रिपरिषद क्या होती है दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। आर्टिकल 53 की बात करें तो वहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि भारतीय जो संविधान है या फिर जो संघ होगा उसका प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक
ठीक है। और मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, मतलब जैसा मंत्रिपरिषद बोलेगा वही राष्ट्रपति क्या करेगा, निर्णय लेगा। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को हम देखेंगे तो वो क्या है, एक नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष है, ठीक है। इसके बाद जब हम आपकी संसद, राष्ट्रपति वगैरह को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको और ये चीज महसूस होगी कि कैसे, आखिर कैसे जो भारत का राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है, और जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है, आपकी प्रधानमंत्री के पास। किसके पास होगी, यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में सबसे एक और इसका वो है विशेषता कि यहाँ पे जो पृथक्करण का सिद्धांत है दोस्तों, इसको नहीं अपनाया जाता है। मतलब कार्यपालिका और विधायिका दोस्तों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। मतलब आपके जो सदस्य विधायिका का कार्य करेंगे वही सदस्य आपके कार्यपालिका का कार्य करेंगे। तो बताएं क्या हमें यहाँ पे पृथक्करण का सिद्धांत देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। यानी आपके विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य एक ही रहेंगे। बस जो विधायिका के सदस्य आपके जब विधि निर्माण का कार्य करते हैं तो उन्हीं में से आपके कुछ सदस्य चुन के बाहर आते हैं और वो आपके मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करते हैं, और वो फिर आखिरकार किसमें, कार्यपालिका के रूप में आपकी विधि को लागू करने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों शासन की आपकी दोनों प्रणालियां, एक हो गई अध्यक्षीय और दूसरी हो गई संसदीय शासन प्रणाली, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पे क्या अपनाया है, भारत ने अपनाई है संसदीय शासन प्रणाली को, ठीक है। भारत ने, ध्यान रखना दोस्तों, अमेरिका की तरह अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया है। भारत ने अपनाया है ब्रिटेन की तर्ज पर चलने वाली संसदीय शासन प्रणाली को, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या शासन होता है, शासन के प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं। तो हमने देखा शासन के 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। विधायिका का जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका विधि निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है वो होता है आपका उस विधि को लागू करना। न्यायपालिका का कार्य होता है वो होता है संविधान का संरक्षण करना और साथ ही साथ न्याय करना, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि भारतीय संविधान व्यवस्था ने आके भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो वो अपनाई गई है संसदीय शासन प्रणाली को। अब हम इसके अलावा क्या करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को और देख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ विशेषताओं को और देख लेते हैं कि आखिर भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि भारतीय संविधान जो है लगभग 60 देशों का संविधान अवलोकन करने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, और साथ ही कौन से देश से मतलब कुछ आपकी विशेषताएं अपनाई गई हैं, तो आखिर वो कौन कौन सी विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहले बात करें विशेषता की, तो वो आपका होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपका क्या हो गया, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये आपकी पहली विशेषता हो गई, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। क्यों है ये भी आपको बता चुके हैं कि अनुच्छेद के आधार पर भी, अनुच्छेद की बात करें तो आपके 395 अनुच्छेद होंगे, और शब्दों के आधार पर भी बात करें तो आपके लगभग यहाँ पे 1.5 लाख शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी जो विशेषता होगी वो क्या होगी आपकी धर्मनिरपेक्ष, या फिर इसको देखो 2 वर्ड आपको मिलते हैं, एक होता है आपका धर्मनिरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी साधारण तौर पर आप जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द देखने को मिलता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पंथ निरपेक्ष शब्द को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ भी आपको पंथ निरपेक्ष शब्द देखने को मिलता है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। हालांकि धर्म एक अपने आप में अलग चीज़ होती है, पंथ एक अपने आप में अलग चीज़ होती है। आगे कभी एक कोई लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको हम डीपली ये चीज़ आपको समझा सकेंगे कि आखिर धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है, और आखिर वो क्या परिस्थितियां बनी थी कि भारत ने क्या किया कि ओरिजिनल, देखो जैसा कि हम आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वो किस में लिखा गया है, इंग्लिश में, और इंग्लिश में एक वर्ड होता है सेक्युलर। क्या होता है, सेक्युलर। तो सेक्युलर वर्ड जो है दोस्तों उसका एक मीन होता है, लेकिन सेक्युलर को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्म का क्या, सेक्युलर मतलब आपका धर्म से संबंधित अवधारणा निकल के आती है। लेकिन यदि बात करें हिंदू या फिर जो अपनी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के आधार पर आपका धर्म एक अलग चीज होता है, और यहाँ पे जो धर्म का आशय दोस्तों, यहाँ पे जो सेक्युलर का जो मतलब होता है वो आपका भारतीय संस्कृति के अनुसार होता है पंथ से आशय।
तो ध्यान रखना, ये काफ़ी एक डीप आपका टॉपिक रहेगा, यानी आप कभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी डीप में डिस्कशन करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप केवल इतना याद रखें कि भारत जो है एक आपका पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, यदि आप धर्मनिरपेक्ष भी कहीं कहीं पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी, दोनों एक ही चीज़ है लगभग, थोड़ा अंतर है। ठीक है, अब क्या होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का जो यानी भारतीय संविधान होगा उसके अनुसार क्या है कि भारत का ना तो कोई एक विशेष धर्म होगा और ना ही वो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देगा। भारत की नज़र में जितने भी धर्म हैं वो क्या है, सभी धर्म समान होंगे, चाहे आपका हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सभी धर्मों के लिए भारत का संविधान क्या है, या फिर भारत जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी को एक समान रूप से देखेगा। तो ये आपका होता है पंथ निरपेक्ष, मतलब भारत जो राज्य है उसका कोई एक धर्म विशिष्ट धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को मान्यता देगा। तीसरी विशेषता की यदि बात करें तो वो है दोस्तों, ध्यान रखना कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, संघात्मक। कैसा होगा, संघात्मक होगा। संघात्मक क्या होती है दोस्तों, यदि बात की जाए तो संघ एक अपने आप यानी फेडरल कंट्री, जो फेडरलिज्म है वो अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसको आगे जब हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, कौन सा अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे, जिसमें बोला गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा, तो वहां पर हम देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि भारत ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया है, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन इसमें एकात्मकता के भी लक्षण दिखाई देते हैं। एकात्मकता के लक्षण भी दिखाई देते हैं। ठीक है, एकात्मकता क्या होती है, संघात्मकता क्या होती है, ये आपके बेस थोड़ा ब्रीफ में बता दे रहा है कि यहाँ पे क्या होता है। संघात्मक में क्या होता है कि आपका एक केंद्र होता है, दूसरा राज्य होता है। केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाए कहीं पे, यानी यदि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाए तो आपकी कौन सी होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, राज्यों का एक अपना मतलब अस्तित्व अलग से बना रहता है। और यदि एकात्मकता की बात करें तो मतलब क्या होता है कि जो राज्य की जो संपूर्ण शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है, केंद्र के हाथ में होती है। केंद्र चाहे तो राज्य को तोड़ मरोड़ भी सकता है या फिर उस पर मतलब अपने तरीके से शासन कर सकता है, वहां पर आपकी एकात्मकता भी दिखाई देती है। अब भारत का संविधान दोस्तों ध्यान रखना, ना तो वो प्योर संघात्मक है और ना ही प्योर एकात्मक है। भारत का जो संविधान है दोस्तों वो कहने को तो संघात्मक है, लेकिन उसमें एकात्मकता के भी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि आर्टिकल 1 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, मतलब वर्ड कहने को क्या है, संघ है, लेकिन उसमें एकात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि आखिर कौन कौन से वो लक्षण होंगे। ठीक है, अगला बात करें तो चौथा दोस्तों यहाँ पे होगा कि भारत ने क्या है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली को अभी हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब पांचवी विशेषता जो होगी वो क्या होगी कि भारतीय संविधान, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है आपका, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। कठोर और लचीलेपन का मिश्रण, इसका मतलब क्या होता है, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण क्या होता है कि भारतीय संविधान में आप कितने आसानी से उसमें संशोधन कर सकते हो वो आपका इंडिकेट करता है लचीलेपन को, और कितनी मुश्किल या फिर कितने अब मतलब यदि बात करें बाधाओं के साथ आप यदि उसमें संविधान संशोधन कर सकते हो तो वो कहलाता है आपका कठोर संविधान। मतलब ये डिपेंड करता है आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर। यदि कहीं पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत लचीली है तो वो कहलाता है लचीलापन, और यदि कहीं पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है तो वो कहलाएगा आपका कठोर। ठीक है, संविधान। तो बात करें यदि भारत जो है, भारत में जैसा कि हम देखते हैं अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसको देख के आपको लगता होगा कि अरे भारत में संविधान संशोधन करना तो बहुत ईजी है। तभी तो अभी तक सोचो, भारत के संविधान लागू हुए अभी कितना 70 साल हुआ है समथिंग, और 70 साल के अंतर्गत आपके 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। वहीं बात की जाए दोस्तों यदि अमेरिका की, कहाँ की, अमेरिका की, यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में यानी 1786 में वहां का संविधान बना था, 6 या 9 में, तो 1786 से लेके अभी तक वहां पर केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं। कितने, 27। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ यूएसए का संविधान कितना कठोर है कि वहां पे अभी तक केवल 27 संशोधन किए गए हैं, और भारत के संविधान में दोस्तों 70 साल के अंदर केवल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, कठोर क्यों बोला गया है, क्योंकि भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जहां पर संविधान संशोधन करना अत्यंत ही कठिन है।
ठीक है, उनको हम आगे चल के देखेंगे आखिर वो कौन कौन से आपके प्रावधान हैं जिनको आप संशोधित नहीं कर सकते उतने आसानी से। ठीक है, तो भारत का संविधान जो अंतिम रूप से होगा वो कैसा होगा, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण होगा। छठवीं विशेषता जो होगी वो होगी आपकी एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या होगी, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसा कि अभी हमने बात की थी शासन के 3 अंग, शासन के 3 अंग में जो हमने देखा था कि यहाँ पे जो विधायिका कार्यपालिका थी वो तो एक दूसरे से इंटरलिंक थे, कहीं ना कहीं वहाँ पे पृथककरण का सिद्धांत हमारा फेल हो जाता है। लेकिन न्यायपालिका जो है दोस्तों यहाँ पे टोटल पृथककरण का सिद्धांत अपनाया गया है और हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है दोस्तों वो क्या है, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है और साथ ही साथ एकीकृत भी है। एकीकृत मतलब जो सर्वोच्च संस्था होगी आपकी न्याय के लिए वो आपकी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। चाहे यदि राज्य का, जहाँ मान के चलो राज्य से संबंधित कोई मुद्दे होते हैं तो उनकी अंतिम सुनवाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा आपका एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। इसी प्रकार अगली बात करें तो आपकी कुछ छोटी मोटी विशेषताएं भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आप जब संविधान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में आपके मौलिक अधिकार की बात की गई है। ठीक है, इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। ठीक है, और इसी प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके मूल जो कर्तव्य हैं उनकी भी बात की गई है। तो ये आपकी विशेषताएं होती हैं जो कि आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट विशेषता जो है आपको और देखनी है आपकी, वो है आपकी एकल नागरिकता। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, जितनी भी आपकी फेडरल कंट्री होती हैं या फिर जो संघात्मक सरकार वाली जो आपके देश होते हैं वहाँ पे क्या होती है, दोहरी नागरिकता अपनाई जाती है। वहाँ पे क्या होता है, राज्य की नागरिकता अलग होती है और साथ ही साथ आपकी केंद्र की नागरिकता अलग होगी। लेकिन भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों, एकल नागरिकता को अपनाया गया है। यहाँ पर आप चाहे मध्य प्रदेश में निवास करते हो, चाहे तमिलनाडु में निवास करते हो, आपके लिए एक ही नागरिकता बनेगी, वो होगी भारत के नागरिक। आपको कभी भी ऐसा नहीं देखने को नहीं मिलेगा कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक, क्या आप कभी बोलते हैं, नहीं, हम बोलते हैं हम भारत के नागरिक। मतलब आपकी जो नागरिकता है वो क्या होगी, एकल होगी। ठीक है, इसको हम और काफी डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंतिम यदि विशेषता की बात करें तो वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता एक और है, त्रिस्तरीय सरकार या फिर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान में 3 स्तर पर शासन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, पहला आपका होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य और तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है आपका पंचायती राज। पंचायती राज मतलब हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि गांव यानी जो ग्राम होते हैं वहां के स्तर पर क्या पंचायतों का गठन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों राज्य के स्तर पर क्या राज्य सरकार का गठन किया जाता है और केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली आपको देखने को मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने क्या किया है, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को देखा है। ये जो विशेषताएं हैं वो आपको बिल्कुल मौखिक रूप से याद होनी चाहिए। इसके बाद इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जो कि अपन जब भारतीय संविधान को पढ़ेंगे या फिर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना को पढ़ेंगे वहां पर भी आपको कुछ टर्म देखने को मिलते हैं, जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, ठीक है, समाजवाद हो गया। इन सभी की अवधारणा को अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, प्रस्तावना में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी का ये जो हमने जितना भी पढ़ाया है इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे भारतीय अनुसूचियाँ और साथ ही साथ प्रस्तावना के बारे में।